वंदन करूं मैं साहिब जी? इच्छामि खमासम नो वंदियु जावनी जाए निस्सही आए मखेन वंदा। इच्छामि खमासम नो वंदियु जावनी जाए निस्सही आए मखेन वंदा। इचकार सुदेवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वंदे हो जी। स्वामी साधा है जी। आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छामि खमासम नो वंदियु जावनी जाए निस्सही आए मखेन वंदा। इच्छा कारण संधि से भगवान अबुद्धि अभ्यंतर देवस्यम खामे ओ इच्छं इच्छं खामेमि देवस्यम जं किंची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चास में समास में अंतर भाषाएं ऊपरी भाषाएं जंकिंची मध्य विनय प्रत्यूनम सोम वा बायरम वा दिव्य जानम अहम ना जानामि तस्मिच्छामि इच्छामि इच्छामि खमासनो वंदी उजामी जाए जिससे हिलाए मतेन वंदा। इच्छा कारण संधि से भगवान वायना संधि साहू इच्छामि खमासम नो वंदी उजामी जाए जिससे हिलाए मतेन वंदा। इच्छा कारण संधि से भगवान वायना लेसु इच्छामि खमासम नो वंदी उजामी जाए जिससे हिलाए मतेन वंदा। इच्छा कारण संधि से भगवान वायना प्रसाद करासु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावनं एषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामोमय जय सुयाण बबु तीर्थयरणम अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। थैंक यू सो मच सुनीता जी। सभी का जैन डाइट और आयुर्वेद के 16th सेशन में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आहार की शुद्धता को आधार बनाते हुए धातुओं के असंतुलन और संतुलन पर चर्चा करी थी। हमने उन प्रमुख बीमारियों की चर्चा करी थी जो हमें धातुओं के साथ साथ वात पित्त और कफ के असंतुलन के साथ हो सकते हैं। मुख्यतः हमने पेट की बीमारियों की पर चर्चा करी जिसकी मुख्य वजह वात की अधिकता होती है। साथ ही साथ हमने पित्त की मात्रा ज्यादा होने के कारण पाचन क्रिया का सही काम ना करना, इस बात पर भी चर्चा करी थी। अगर हमें निरोगी रहना है तो हमें अपने खुराक पर जरूर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और जिससे कि वात पित्त का संतुलन बना रहे और हमारे जो धातु हैं उसकी प्रकृति जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। तो आज इस क्लास में हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मासाब जी को। हाँ जी, बहुत आशीर्वाद। थैंक्स। हाँ, आज हम जो है यहाँ पर थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी डाइजेशन सिस्टम है, शरीर के जितने भी तंत्र हैं इसी में तो हम किस तरह से जो है हमारे
हमारे पाचन तंत्र के ऊपर किसकी असर पड़ती है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर भी किसकी असर पड़ती है, सबके अलग अलग निमित्त हैं। तो जैसे दिन में क्या होता है, रात्रि में क्या होता है, कहाँ टेम्परेचर कितना है, कहाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा है, कब कितना बदल जाता है, कब किस प्रकार से पता ही नहीं चलता है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा शरीर प्रत्येक ऋतुओं के साथ, प्रत्येक काल के साथ, दिन के साथ, रात के साथ, बारिश के समय, समर सीजन में, सर्दियों में, ठंडी के अंदर, क्या शरीर अपने आप सभी ऋतुओं के साथ अपना मेल तालमेल बैठा देता है? कैसे पता चलेगा? अब इस तरह से अगर देखें तो फिर तो ये अगर हमें पता चले कि कैसे जो है काल के साथ हमारा पाचन तंत्र कब सुधरता है, कब बदलता है, कब कैसा होता है, कब कम ज़्यादा कैसा होता है, किस ऋतुओं के अंदर कब समय हमारा कैसा बदलता है, तो ये देखिए कि आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ऋतुचर्या नाम से भी एक सब्जेक्ट हमको दिया गया है। तो जब जब जो है ऋतुचर्या, ये शब्द है, तो ऋतुचर्या के अंदर हमें ये समझना है कि आखिर ऋतुएं तो बदलती रहने वाली है, ये तो है ही परिवर्तनशील है। काल तो उसी का नाम है कि काल तो बदलता ही रहेगा। हमारा शरीर तो एक है ना। अब प्रत्येक काल के साथ में हमारा शरीर कैसे साथ देगा, किस तरह से हमारा शरीर जो है बराबर सहयोगी बन जाएगा, तो ये हमको समझना है कि शरीर की जो शरीर अपने आप में, शरीर जो तंत्र है, क्या शरीर बदलता जाएगा हमेशा? कब समर सीजन आएगी शरीर बदल जाएगा, कब जो है समर सीजन पूरी होने के बाद रेनी सीजन आएगी, तो क्या हमारी शरीर की सारी सिस्टम रेनी सीजन के साथ में सेट हो जाएगी? क्या होगा क्या नहीं होगा? देखिए, अब कई बार लोग जो है अपनी तरह से समझते हैं ठंडी से गर्मी में, गर्मी से ठंडी में, कब किस तरह से किस में से किस में, किस तरह से किस में से किस में आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये हमको समझने के लिए यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्रकारों ने एक ऋतुचर्या के ऊपर की दिनचर्या भी हमको बताई है। तो ऋतुचर्या जो है वो क्या चीज है, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता जाता है, कैसे बदलती जाती है ऋतुओं का, उस समय समस्त लोगों को देखना है, सबको देखना है। क्या सबका शरीर सब ऋतु के साथ में बरोबर तालमेल बैठा लेता है? क्या है, क्या संभावना है ऐसी? ये भी हमको समझना पड़ेगा, समझेंगे नहीं तो हम थोड़ा सा उस कंसेप्ट को भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2-3 क्लास से लास्ट में सब धातुओं के विषय में की। शरीर तंत्र को समझने के लिए सप्त धातुओं का विषय, तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऋतुचर्या का जो विषय है, हमारा शरीर अब हमको भी समझना है। ऋतुएं नेचुरल सिस्टम में वो आएगी जाएगी, बदलेगी सुधरेगी, सब कुछ वो हमारे हाथ में तो है नहीं साहब। ऋतुएं तो बदलने वाली है, ऋतुएं तो जो है वो अपने आप में चक्र ही, एक वर्ष का पूरा चक्र ही ऐसा है। लेकिन हमें इतना ज्ञान है कि नहीं है, हम ऋतुओं के साथ अपने शरीर को बदल सकते हैं कि नहीं, हमारा आहार पान खान पान हम बदल सकते हैं कि नहीं, हमारी डे टू डे लाइफ जो है वो बदल सकते हैं कि नहीं, हम शेड्यूल चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो हमको ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ये ज्ञान दिया है, ये समझ बरोबर दी है, ताकि हम अपनी तरह से कैसे परिवर्तन करके ऋतु के अंदर मैच हो जाए। हम न तो हमको कोई ऋतुओं के कारण बीमारी आए, न कोई हमारे कारण जो है कोई शरीर के अंदर या खान पान के कारण या शरीर के अंदर कोई तकलीफ ना आए।
बहुत अच्छी समझ हमको दी गई है। तो रस धातु जो शरीर की मुख्य धातु है, पहली धातु है, अगर वो बिगड़ेगी तो आगे की सातों बिगड़ेगी। जिसकी रस धातु बिगड़ गई, वो क्यों बिगड़ी है? आहार के कारण बिगड़ी। आहार के कारण बिगड़ी है तो सातों धातुओं के अंदर बीमारी आगे आगे बढ़ती जाएगी। जिसकी रस धातु बिगड़ गई, उसका पाचन नहीं सुधरेगा, उसको पाचन होने के बजाय तुरंत जो है म्यूकस फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर शरीर के अंदर आम का संचय हो गया तो आम की वात बढ़ने लग जाएगी। तब आगे चलकर विंटर सीजन में अधिकांश लोगों को रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट, साइटिका ये ज़्यादा होने लग जाती है। सब आखिर क्यों होती है? क्या कारण क्या है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों हो रही है? तो ये जब ऋतुएं आ गई, बदल गई, फिर भी लोगों को समझना ही नहीं है, बदलना ही नहीं है अपने आप को, आहार पान खान पान भी नहीं बदलना है। तो जो सप्त धातुओं की सारी व्यवस्था हमको बताई है, अब उनको देखें। नियम 2-4 बातें जो बेसिक आयुर्वेद शास्त्र के थंब रूल्स है। एक तो ऋतुचर्या समझ लीजिए, एक जो है वात पित्त कफ की प्रकृति समझ लीजिए, और तीसरा ये सप्त धातु का विषय समझ लीजिए। बस इन 3 बातों के अंदर जो एक्सपर्ट हो गए ना, फिर आपके लिए बहुत आसान है। अब प्रत्येक व्यक्ति तो कोई नाड़ी वैद्य तो बन नहीं सकता है, स्वयं नाड़ी परीक्षण करके तो आप जान नहीं सकते हो। 2-3 बातें मुख्य समझनी है। पदार्थों के गुणधर्म, पदार्थों के गुणधर्म के साथ हमारी शरीर की प्रकृति, पदार्थों में खाद्य पदार्थ जो भी भोजन के हैं, उनके अंदर जो जो वस्तुएं हैं वो हमारे शरीर में जाकर के वात बढ़ाएगी, पित्त बढ़ाएगी या कफ बढ़ाएगी, क्या करेगी? और हमारी है कौन सी प्रकृति? वायु की है कि पित्त की है कि कफ की है? अब जो जिसकी जैसी प्रकृति अगर हमारी बनी है, अगर हमारी प्रकृति वैसी बनी रह जाएगी, तो ऐसे समय में बनी हुई प्रकृति को हम कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये नहीं है। तो जब जब हमारी प्रकृति जैसी है तो हमें सुधारना बहुत जरूरी है। हम अपनी प्रकृति को सुधार सकेंगे कि नहीं सुधार पाएंगे? हाँ, थोड़ा सा इधर आपको देख करके समझ में आ जाएगा, ख्याल आ जाएगा। देखिए आप तो जिस तरह से ये ऋतु चक्र का पूरा जो है आपको एक चित्र बताया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य किस समय किस दिशा से किस दिशा में चलता है। सबको मालूम है कि सूर्य जो है, तो यहाँ पर हम जैसे समझेंगे कि किस तरह से जो है ऋतुचर्या, तो थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके अंदर काल का परिवर्तन होते होते आपको ये देखना है। अब ये नहीं दिखाई देगा ना? अच्छा, देखिए सूर्य जो है वो सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं चलता है, ऐसे सूर्य नहीं जा रहा है। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर भी डायग्राम देखिए, बाद में ये भी और क्लियर करता हूँ। सूर्य की गति कैसे है, तो कब सूर्य जो है इस दिशा से जाएगा तब जाकर बोलेंगे उत्तरायण, और जब सूर्य इधर से ऐसे जाएगा तब हम बोलेंगे दक्षिणायन। तो ये इस तरह से साल भर के अंदर इसको बोलते हैं आयन।
आयन सूर्य की गति का मार्ग है। तो कब सूर्य जो है एक आयन बनता है उत्तरायण का, दूसरा आयन बनता है दक्षिणायन का। अब इस आयन के हिसाब से सूर्य की जब गति होगी और सूर्य इस गति से इतने प्रमाण में जब चलेगा, तब हम जो है अपनी तरह से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर ये फिक्स है कि जब यह 14 जनवरी का आएगा, 14 जनवरी से सूर्य जब चलते 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 आप देखेंगे इस तरफ आएगा, तो इसके अंदर 6 महीने लगेंगे। तो 6 महीने उत्तरायण रहेगा। फिर वापस सूर्य जो है यहाँ से आया यहाँ तक, ये कौन सा, जून महीने तक ये हो गया। अब जब जुलाई में फिर से वापस यहाँ से चलेगा, तो यहाँ से चलते चलते फिर दूसरे 6 महीने जो है वो दक्षिणायन में करेगा। अब इसके आधार में 6 महीने ये, 6 महीने ये, 12 महीने का साल भर हो जा रहा है। अब इस हिसाब से आप देखेंगे हमको उत्तरायण में कब कैसा आहार लेना है, दक्षिणायन में कब कैसा आहार लेना है। हमारे शरीर के अंदर वात पित्त कफ का क्या हिसाब रहेगा, किस समय, क्योंकि इसके 6 महीने होंगे। आप दक्षिणायन के 6 विभाग कर लो, इधर से होने वाले उत्तरायण में इसके 6 विभाग कर लो 6 महीने के हिसाब से। अब ये अगर हम ये 6 महीने कर लेते हैं, तो इसके अंदर एक जुलाई है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये इस तरह से 6 महीने दक्षिणायन में चले। यहां से आप कर लिए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब इनके अंदर आप चलेंगे साहब, तो ये किस तरह से आपको जो है कैसे ख्याल आएगा, किस ऋतु में हमें ऋतु परिवर्तन होगा, हर महीनों के हिसाब से दिया गया है। जिन लोगों ने थोड़ा ध्यान से कल्प सूत्र भी सुना होगा, तो कल्प सूत्र जो शास्त्र आया है, कल्प सूत्र जो शास्त्र है उसमें भी त्रिशला माता को जो है, ये त्रिशला माता को भी शास्त्र के नियम समझाए जाते हैं। आयुर्वेद के शास्त्र के हिसाब से भी तो ये वहाँ 2-2 महीने के हिसाब से करके एक एक ऋतु में आपको कब कौन सा आहार लेना है, कब कैसा आहार लेना है, सूर्य किस समय कितनी किरणों में प्रकाशित होती है, सूर्य के हिसाब से गर्मी कब कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, कब ठंडी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी साहब, तो ये सारा विभाग समझाया गया है। अब उत्तरायण में आने पर आपको यहाँ आते आते जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो है गर्मी के दिन है तो गर्मी ज़्यादा लगेगी साहब, बरोबर है। आप थोड़ा सा इसको अनलॉक, तो ये आपको ऋतु चक्र के लिए ऋतुएं, अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वार्षिक परिभ्रमण, एक वर्ष में सूर्य का परिभ्रमण के समय कैसा चलता है, कितने प्रमाण में चल रहा है, तो ये हमको यहाँ पर जो है ख्याल आ जाएगा। तो ये आप देखेंगे विषुववृत्त के ऊपर, अब विषुववृत्त ऊपर भी है नीचे भी है। जैसे कि स्मिता जी आपने भी ध्यान दिया होगा कि ये कोविड किस ऋतु में फैला है, कोविड जो है इसका मुख्य कोरोना का कब फैला, तो ये आपको खास ख्याल आएगा वसंत ऋतु में, लास्ट अप्रैल। और वसंत ऋतु के अंदर ही शरीर अपनी सिस्टम बदलता है, और तब जाकर के आपको सर्दी, खांसी, कफ वगैरह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस समय हम कैसे समझ जाएंगे, सोचिए। तो यहाँ आपको देखने से ख्याल आ जाएगा कि यहाँ इन्होंने सूर्य को केंद्र में रखा है और इधर पृथ्वी को घूमती हुई बताई। अब ये हमारे थोड़ा कॉस्मोलॉजी का विषय अलग से है, हमने जैनों के कॉस्मोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल अलग ही प्रक्रिया बात बताई है कि वहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य का ही गमन हो रहा है। वैदिक शास्त्र ने भी यही बताया है, सूर्य की गति है, सूर्य गति करके सूर्य गमन कर रहा है, केंद्र में पृथ्वी अपने आप में स्थिर है, लेकिन यहाँ पर ये दृश्य अलग बताया गया है। तो ये मॉडर्न ज्योग्राफी के हिसाब से या एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य केंद्र में स्थित है, चारों तरफ पृथ्वी अपने आप में घूम रही है,
और जब पृथ्वी जिस तरह से घूम रही उस हिसाब से उसकी धरी पर घूमते हुए ऋतु बदलती जा रही है। लेकिन इन बदलती ऋतुओं के अंदर सारा वातावरण बदलेगा। गर्मी कब ज़्यादा पड़ेगी, ठंडी कब ज़्यादा पड़ेगी, बारिश कब ज़्यादा आएगी, रेनी सीजन किस महीने में कितनी चलेगी, विंटर सीजन किस महीने में कितनी चलेगी, तब जा कर के हमारे शरीर में वात पित्त कफ में परिवर्तन आता है। और वो जो वात पित्त कफ का परिवर्तन है, ख्याल आया, तो वो जो है कब वायु कितनी बढ़ेगी, कब वात कारक ऋतु कौन सी है। जैसे कहा गया है कि रेनी सीजन जो है वो वात कारक ऋतु है। रेनी सीजन में लोगों को वायु ज़्यादा बढ़ती है और समर सीजन के अंदर पित्त ज़्यादा बढ़ेगा। विंटर सीजन के अंदर सर्दियों के दिनों में लोगों में कफ ज़्यादा बढ़ेगा। अब अगर वहाँ पर ऋतुचर्या के साथ में समझदार लोग अपने आहारों में परिवर्तन कर ले, ख्याल आया, तो जाकर के उनके शरीर की प्रकृति ऋतुओं के अनुकूल हो जाए तो बीमारी नहीं होगी। जैसे मॉडर्न साइंस के अंदर भी आज एक प्रश्न ये उपस्थित है कि किस ऋतुओं के अंदर हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। आज भी चर्चा चल रही है। आज लोग सोचते हैं लोगों को हार्ट अटैक कब ज्यादा आते हैं, रात को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं कि दिन में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, रेनी सीजन में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं कि समर सीजन में हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। ये सारी बातें हमको समझ में आएगी। स्किन डिजीज जो है वो समर सीजन में क्यों ज़्यादा होते हैं, विंटर सीजन के अंदर इतने स्किन डिजीज क्यों नहीं होते हैं, तो ऋतुओं के कारण हमारी स्किन के ऊपर जब परिवर्तन आता है तो आप देखेंगे विंटर सीजन में स्किन हमारी सिकुड़ती है, तो जो स्किन होल्स जो है वो सारे बंद हो जाते हैं। शरीर परिवर्तन करता है ना नेचुरली, और जैसे ही समर सीजन आ जाएगी तो स्किन वापस फैलेगी, तो स्किन होल्स खुले हो जाएंगे। स्किन होल्स खुले हो जाए तो परस्पिरेशन जो है ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, लोगों को पसीना आना लग जाता है। तो पसीना आना, शरीर से बाहर फेंकना, मतलब शरीर भी तो अपनी तरफ से टॉक्सिन्स बाहर फेंकती है ना। तो शरीर जब टॉक्सिन्स बाहर फेंकेगी तब जाकर के शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण होता है। शरीर भी अपने आप में अंदर से अपना शुद्धिकरण करता रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि विंटर सीजन में स्किन होल्स बंद हो जाते हैं तो किडनी डबल काम करती है। किडनी डबल काम करेगी तो यूरिनेशन डबल होगा। समर सीजन में आते आते आप देखेंगे कि किडनी का काम कम हो गया, क्योंकि स्किन होल्स जो है इतना ही टॉक्सिन शरीर से बाहर फेंक रही है, पसीना ज़्यादा हो रहा है तो किडनी का काम आधा हो गया। दोनों बात हम समझ सकते हैं, समझे कि नहीं। अब हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं हृदय रोग, हृदयाघात, ये कौन सा है, किसका कारण है, वातज रोग है। ये वातज व्याधि है। तो वायु का रोग बढ़ने की सीजन कौन सी है, रेनी सीजन है। अब रेनी सीजन में वात प्रकोप ज्यादा बढ़ता है, ये समझ करके लोग रेनी सीजन में बारिश के दिनों में वायु कारक आहार लेना बंद कर दें। सिंपल बात हो गई। जब आपके लिए ऋतु परिवर्तन होकर के बारिश की ऋतु आ जाएगी तो क्या क्या होने वाला है, बारिश कब आएगी, काले घनघोर काले बादल छाएंगे तब ज्यादा बारिश आएगी। तो काले घनघोर बादल कब होते हैं साहब, जब पानी भरा हुआ होते हैं तब जाकर के बादल काले घनघोर बनते हैं। और ऐसे प्रमाण में बढ़ते 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 तो क्या होगा, बादलों में पानी का प्रमाण इतना बड़ा है तो सनलाइट पृथ्वी के ऊपर इतने प्रमाण में कम आएगा। सूर्य का प्रकाश जब धरती पर कम आ जाएगा तो हमारा पाचन तंत्र सूर्य के प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ है, संबंधित है, ध्यान रखिए। तो हमारा पाचन मंद पड़ जाएगा। इधर पाचन मंद पड़ जाए और इधर लोगों का खान पान सुधरे ही नहीं तो क्या होगा, प्रकृति के अंदर परिवर्तन आ गया है। चारों तरफ बादल ही बादल छाए रहे थे,
और कभी कभी आप देखते हैं 2-2 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन तक बादल काले घनघोर छाए रहते हैं, रोज बारिश। तो वातावरण कैसा बढ़ जाता है। अब संसार के अंदर लोगों का अपने अपने व्यवहार जो चलते रहते हैं, तो उन व्यवहारों के अंदर तो लोग अपने परिवर्तन तो कर नहीं पाते हैं। नहीं, आज तो हम तो शिखंड पूरी बनाएंगे साहब, आज हमको रसपूरी करनी है, आज हमको गुलाब जामुन बनाने हैं, आज मेहमान है, आज तो ये बने, आज तो 5 पकवान बनेंगे, आज तो ये करते करते लोग अगर इसी तरह से करते रहे, खाते पीते रहे, क्या परिणाम आएगा फिर। पाचन तंत्र मंद पड़ चुका है, पाचन मंद है और गरिष्ठ आहार हमको इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, सोचिए। तब इतने गरिष्ठ पदार्थ जब हम बनाएंगे और वो उस मंद ऋतु में हमने खाया, तो मंद पाचन के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब ऐसी स्थिति में कर कैसे पाएंगे, क्या करेंगे, सोचिए आप। तो ऋतुचर्या जो है वो बहुत अनिवार्य है, ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए। अब ऋतु तो नेचुरल है ना, ये तो प्रकृति के घर में है, ये तो परिवर्तन तो होना ही होना है, बदलते ही रहेगी। अब ये तो हमने अगर गिनती की तो 3 ऋतुएं लगी, और 2-2 महीने की ऋतुएं गिनने जाओ तो 6 ऋतुएं हो जाएगी। जैसे शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब बीच में आएगी ना, तो जाकर के हमें 6 ऋतुएं के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। 2-2 महीने के हिसाब से हम 6 ऋतु गिने तो हमारे को हमारी दिनचर्या, आहारचर्या, आहार के पदार्थ, वात पित्त कफ आदि सब का ज्ञान। अब एक घर गृहस्थी के अंदर एक गृहिणी को अपनी तरफ से ये ऋतुचर्या का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य, बहुत जरूरी हो गया। परिवार तो संभालना है ना, एक परिवार के लिए 10 जने की, 5 जने की रसोई तो गृहिणी बना रही है, बच्चों को खिलाना है, बड़ों को खिलाना है, घर में सबका देखना है। लेकिन ऋतुचर्या के हिसाब से अगर एक गृहिणी अपने घर में रसोई बनाए तो पूरे परिवार के लिए जो है किसी को भी वातकारक निमित्त न मिले। आप जानते हैं ना, ऋतुचर्या के अंदर वर्षा ऋतु में ही चातुर्मास है। वर्षा ऋतु में हमको चातुर्मास में ही तपस्या ज्यादा बताई गई है, और उसी समय वर्षा ऋतु में ही हमारे यहाँ पर्युषण आते हैं। हर साल वर्षा ऋतु के निमित्त को लेकर कई लोग मासिक श्रवण करते हैं, कई लोग 8 दिन की अटाई करते हैं, कई लोग और कम ज्यादा तप करते हैं। बहुत अनुकूल है तपश्चर्या के लिए, वर्षा ऋतु सबसे अनुकूल काल बताया गया है। और व्यवहार निमित्त भी देख लीजिए, लोगों को वर्षा ऋतु में शादी वगैरह आदि के सब निमित्त आपको ना कहें सब, ऐसे समय में शादी आदि ना, तो शादियों में तो लोग 5 पकवान करेंगे ही करेंगे, 50 आइटमें करते हैं लोग। अपना प्रदर्शन भी तो करना है ना, हम इतने बड़े करोड़पति श्रीमंत हैं, लोगों को प्रदर्शन करके दिखाना है, इतने आइटम है। और अधिकांश लोग देखिए शादियों के अंदर खूब खाते हैं, सब खूब खाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आहार के अतिरेक के कारण नुकसान तो होने ही वाला है। उनका दूसरों का क्या नुकसान होगा, नुकसान तो खाने वाले का होगा ना। उन्होंने तो बना करके अपना प्रदर्शन कर दिया, दिखा दिया लोगों को। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये समझना है हम अपने शरीर के साथ में क्या अन्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये हमको देखना है। तो इसके साथ जुड़िए। अब जिसकी जो प्रकृति है, क्या है, अपनी अपनी प्रकृति, लेकिन ध्यान रखिए एक ही प्रकृति एक जैसी 12 महीने नहीं रहती है। हाँ, ये किसके साथ में रहेगी, जब जो है हम ये देखेंगे एक 12 महीने एक शरीर की प्रकृति किसकी साथ बिगड़ी हुई है। अब जिसकी रस धातु बिगड़ी, आम संचय हो गया, उन लोगों के अंदर 12 महीने के लिए नुकसान होगा, स्वाभाविक रीत से होने वाला है। उन्होंने आम संचय के लिए आम निष्कासन भी नहीं किया, आम विरेचन भी नहीं किया, आम पाचन भी नहीं किया, और आम की वृद्धि और ज्यादा अगर होती रहे तब क्या होगा। फिर सीजन के हिसाब से हमको सीजनल फ्रूट खाना है। जिस ऋतु में जो फल पकता है उसी फल का
आहार करना चाहिए। ये नियम, इसको नियम को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि विंटर के फल को समर में खाएंगे, समर के फल को रेनी सीजन में खाएंगे, रेनी सीजन के फल को फिर वापस हम समर में खाएंगे। तो ये नुकसान हमारा कितना होगा। अभी अभी ऋतु चल रही है, समर सीजन है, इंडिया के, हिंदुस्तान की बात है। इस समय जो ऋतुचर्या है वो जो है आप समझ सकते हो। अब ये चल रहा है तो अभी इस समय इस सीजन का फल कौन सा है, मैंगो, आम का फल है। ये क्या निकला, कहाँ है? हाँ, तो ये हमें अपनी तरह से समझना है। इस समय जो सीजन चलता है, तरबूज है, खरबूजा है, मैंगो है, द्राक्ष है, अंगूर है, ये सारे जिस ऋतु के जो फल है उस ऋतु के। अगर हम इस ऋतु के फल इस ऋतु में नहीं खाएंगे, पिछली ऋतु के लाएंगे तो उनको कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज करके रखते हैं। अब वो अगर हमारे खाने में आएंगे तो निश्चित बीमारियां करेगी। अब मैंगो इस ऋतु के हैं तो मैंगो को आपको ले जाकर रेनी सीजन में नहीं खाना चाहिए। देखिए इधर क्या लिखा है, 21 जून। 21 जून के बाद वापस जो है दक्षिणायन शुरू होने वाला है। अभी उत्तरायण चल रहा है, इसलिए 22 जून का जो विषय आएगा, 22 जून के दिन बरोबर जो है आप देखेंगे बिल्कुल दक्षिणायन शुरू हो जाएगा। और उसी दिन आर्द्रा नक्षत्र आता है। आर्द्रा नक्षत्र वर्षा ऋतु का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र में बारिश होनी ही होनी है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े 2-4 दिन आगे पीछे इधर उधर मानसून चेंज। अब आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि जिस कारण सारे ही ऋतुओं का परिवर्तन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण आ रहा है? तो ये सारा ही जो है इस समय पूरा ही ये ग्लेशियर्स का पिघलना, फिर उसके बाद में चारों तरफ फैलना, तो ये होना ही होना है। हाँ, ये आपको जो है नॉर्मल आयुर्वेदिक क्लॉक दिखाई जा रही है। अब आप इसके अंदर देख लीजिए, रेड कलर के अंदर पित्त लिखा है, ब्लू कलर के अंदर कफ लिखा है, व्हाइट कलर के अंदर वात लिखा है। अब ये आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो ऋतु के साथ हम जोड़ेंगे तब ख्याल आएगा। तो यहाँ आपको पित्त जो है साल में 2 बार पित्त की ऋतु आएगी, साल में 2 बार वात की ऋतु। अब 2 बार मतलब क्या हुआ, ये 6 ऋतु के हिसाब से 2-2 महीने के हिसाब से हिसाब निकला। अब कब कब वायु बढ़ेगा, और जब हमको ये ख्याल आ जाए, हम नेक्स्ट टाइम में ये भी अभ्यास करेंगे, ऋतुओं का संधि काल जो है, अब इससे हम कैसे समझ सकेंगे, तो वो हमको ख्याल आएगा। ऋतुओं का संधि काल आता है, संधि काल के अंदर 10-15 दिन इधर के, 10-15 दिन इधर के, दोनों तरफ से हम देखेंगे तब हमको ख्याल आएगा। तो ये हमें समझना है कि कैसा कैसा काल आता है, तब क्या क्या होता है, तब कैसे कैसे होता है। तो पित्त बढ़ने के निमित्त, एक तो जो है पित्त बढ़ने का निमित्त हमारे हाथ में क्या है और ऋतुओं के अधीन क्या है। हमारे हाथ में हमारा खान पान है, हमारा आहार विहार है। हमको अपना आहार विहार बदल देना चाहिए साहब। हम आहार विहार अगर बदल देते हैं तो ऋतुएं भी हमको जो है फायदा जरूर बता देती है। ऐसी स्थिति के अंदर कब हमें ऋतुओं के साथ में कैसे समझना है, कैसे, ये तो दिनचर्या के अंदर भी आ रहा है। ये टाइम से बताया है कि हमें कफ कब बढ़ रहा है, पित्त कब बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो इस तरह से हमें ये भी ख्याल आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य की गति। स्वाभाविक रूप में सूर्य के उदय के काल से लोगों को किस तरह से कैसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सूर्य अस्त होने पर रात हो जाएगी, सूर्य मध्याह्न में सिर पर आने के समय बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हाँ जी, अब कोई पित्त का प्रकोप का समय कौन सा है, किसका समय कौन सा है, ये अगर हम देख पाते हैं तो हमको ख्याल आ जाए। तो ये थोड़ा सा अभी हमें सब्जेक्ट यहाँ पर विस्तार से समझना है, थोड़ी इंट्रोडक्शन में ज़रूर कर रहा हूँ,
ताकि आप ये समझ पाएंगे, समझे कि नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर ऋतुचर्या का प्रमाण समझिए। पहले अपना शरीर, अपने शरीर की प्रकृति समझिए, फिर उसको काल के साथ जोड़िए। काल के अंदर दिनचर्या का काल है, रात्रि काल है, या काल के अंदर ऋतुओं का काल है, किस समय कौन सा महीना चलता है, किस समय कौन सा महीना चल रहा है, उस हिसाब से आहार में हम कैसे परिवर्तन लाएं। क्योंकि प्रत्येक वस्तु, पहले हमने शुरुआत में सुना है, समझा है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना गुण धर्म है, और प्रत्येक वस्तु हमारे शरीर में जाएगी तो वात करेगी, पित्त करेगी या कफ करेगी। ये लिस्ट हमें बहुत अच्छी तरह से बना लेना है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आप देखिए कि हमारे जीवन में खाने में आने वाली गिनती की 100-200 चीजें हैं। हिसाब कर लें, गिनती की कर लें तो 100-200 आइटमें ही हमारे जीवन में हैं, बस बदल बदल करके वही हमारे खान पान में आती रहती है। तो उस हिसाब से हम खाते पीते रहते हैं। अब ये सोचना है कि जैसे अनाज का विभाग लो, दालों का विभाग लो, मिठाइयों का विभाग लो, तली भुनी चीज़ों का विभाग लो, फल फूल का विभाग ले लो। अब जिसकी तरह से जो भी है, हर चीज के साथ, सब्जियों के साथ, तरकारियां जो है, वेजिटेबल्स वगैरह, सबके साथ हमारे शरीर की प्रकृति का लिस्ट हमको बनाना है। कब मेरे शरीर की वात पित्त कफ में कैसा का परिवर्तन आता है, और किस समय मुझे सामने काल कौन सा है, वस्तु कौन सी, तीन का गुणाकार हमको करना है। शरीर की प्रकृति, खाने के पदार्थ और सामने काल। अब तीनों को मैच करके हम सेटिंग करके चलें तो बहुत अच्छी तरह से फायदा होगा। जैसे सूंठ है, तो सूंठ का उपयोग हम समर सीजन में ज़्यादा नहीं करते हैं। सूंठ का स्वभाव क्या है, वो वातनाशक है लेकिन पित्तवर्धक है, ये भी समझना है साथ में। तो क्या करें, इस समय समर सीजन में हमको वातनाशक में क्या पदार्थ लेना, तो उस समर सीजन के अंदर आपको जो है जीरा और सौंफ का प्रमाण बढ़ा दीजिए। जीरा सौंफ के साथ में अजवाइन का प्रमाण बढ़ा दीजिए साहब, ये हमारे लिए फ़ायदा हो गया। सौंठ की आवश्यकता हमको जो है ज़्यादा करके कब करनी है, रेनी सीजन में करनी है, विंटर सीजन में करनी है। तो वस्तु के गुणधर्म के हिसाब से चलिए। जितना काम आपको सौंठ के कारण वातनाशकता का मिलता है, वही काम हमको सौंफ भी कर देती है, वही काम जीरा भी कर देता है। तो समर सीजन है तो जीरा का प्रमाण बढ़ा दीजिए, डबल करिए। जीरा को औषधि समझ करके उपयोग करिए आप। महिलाओं के दिमाग में एक बात मेमोरी में क्या सेट हो गई है, जीरा मतलब खाली 4-5-10 दाने हमको बघार में डालना है, बस बहुत हो गई बात, इससे ज्यादा मेमोरी नहीं है हमारे पास। तो वो यही सोचते हैं, नहीं, आपको किस समय कौन सी बीमारी है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी प्रकृति आपके विपरीत है, तो जीरा 1 चम्मच भरकर औषधि के रूप में उपयोग कर लीजिए। आपके समर सीजन में पित्त का प्रकोप ज़्यादा है तो 1 चम्मच जीरा अगर गुड़ के पानी के साथ आप बरोबर, लेकिन जीरा पहले चबाते जाना है, चबाते चबाते चबाने में आधा घंटा लगना चाहिए, सुबह सुबह खाली पेट। जिनकी पित्त प्रकृति है, जो पित्त प्रकोप वाले हैं, जो लोग जो है एसिडिटी से परेशान हैं, एसिडिटी के कारण गोलियां लेते रहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए सुबह में सिर्फ आप 1 चम्मच जीरा चबाइए और उसके ऊपर आधे पौने घंटे चबाने के बाद में 1 गुड़ का पानी 1 गिलास पी लीजिए, बहुत अच्छा हो गया। जो आप एंटी एसिडिक प्रिपरेशन लेकर के शरीर को नुकसान कर रहे हो, उसकी अपेक्षा आप ऐसी चीज़ों से अपने शरीर का फायदा करिए, नुकसानदेह नहीं होगा, समझे कि नहीं। शरीर के लिए ये सारे गुणधर्म हमारे, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि हमारे किचन के अंदर जितने भी औषधियाँ, ये मसाले हैं, वो सब औषधियाँ हैं।
क्या लाएंगे, सब औषधियों का काम करते हैं। अब जीरा एक औषधि हो गई, समझेंगे, जीरा एक औषधि हो गई, सौंफ एक औषधि हो गई, अजवाइन एक औषधि हो गई। ये सब अपने आप में अलग अलग औषधियां हैं। इनका उपयोग हमें औषधि के रूप में करना है। हाँ, रसोई में ठीक है, आप रसोई बना रहे हो, आप बना रहे हो तो 10-20 गिनती के जो है आप 10-20 दाने डाल रहे हो, इतने से वो औषधीय गुण नहीं देगा आपको। तो हमें औषधीय गुण अगर चाहिए तो उस हिसाब से हमें वस्तु का उपयोग करना होता है। ये बात हमको समझ करके चलनी चाहिए साहब। अब सभी ऋतुओं को हमें समझिए, ऋतुओं के काल में परिवर्तन समझिए और फिर अपने शरीर की प्रकृतियों को हम समझेंगे और उस हिसाब से अपने रोगों की, क्योंकि कई वर्षों से लोग अनुभव कर रहे हैं, नहीं नहीं, जब 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 जो है समर सीजन आती है तब हमको ये तकलीफ होती है। किसी को विंटर सीजन का अनुभव है कि ठंडी बढ़ी कि मुझे जो मैं जॉइंट्स या रोमेटिज्म का पेन वगैरह चालू हो गया। ये ऐसी बातें हैं तो लोग ये सोचते हैं कि चलो ये तो होता ही रहता है, होता ही रहता है। ऐसा नहीं है। हम अपनी तरह से ऋतु के विपरीत न जाएं, आहार से विपरीत न करें और ऋतुओं में जो वर्जित निषिद्ध है वैसे आहार को हम न लें। मुझे ये समझाना उद्देश्य ये है। मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल करूँगा, आपको ये ज़रूर ख्याल आएगा। तो अभी हम थोड़ा सा जो है ये इंट्रोडक्शन मैंने दी है। अब मैं डिटेल के अंदर 2-2 महीने के हिसाब से, फिर ऋतुओं का, फिर महीनों का, फिर काल, फिर पदार्थ, सबका गणित करके विचार करेंगे साहब। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। प्रश्न ऑलरेडी आ रहे हैं। एनके जैन जी पूछिए प्रश्न अपना। साहिब जी, ये जो आपका आहारचर्या का जो पुरानी पूरी इसकी रिकॉर्डिंग है और देवचंद्र 24 की है रिकॉर्डिंग, आप भेजने की कृपा करेंगे। मैं क्या है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो बात बराबर है। मैं पराधीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता नहीं हूँ। नहीं, मैनेजर को बोलता हूँ भेजने को। हाँ, भेज देंगे, बोल देता हूँ। जी थैंक यू। किसी को कोई और प्रश्न है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो साहब जी, ये जो ऋतुचर्या आप कोई बुक भी रेफर करेंगे अभी पढ़ने के लिए, जस्ट टू बिगिन विद, सो दैट हम लोग अपना होमवर्क करके आए पहले। हाँ, ये सभी सभी बुकों में है। अष्टांग हृदय में भी है, बाकी भी जिन जिन ऋषि मुनियों ने जो भी आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं सबके अंदर है ही है ये तो। लेकिन ये मेरे को किसी ने भेजे थे तो मैं आपको यहाँ डायग्राम शेयर करना चाहता था। अब उसके ऊपर डिटेल समझाना है तो वो लेकर के करूँगा, नहीं तो मैं क्या करता हूँ ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर देता हूँ ना। तो वो जरा थोड़े अच्छे चित्र मिले थे, किसी ने भेजे थे, मैंने कहा अभी आपको दिखा करके समझाएं। और हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आपने जो भी ड्रॉ किया है वो हम अपने ट्रांसक्रिप्ट्स में डाल दें, तो दर्शकों को ऐसे भी ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध हैं सारे सेशंस के, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं और अपना फिर से रेपिटेशंस और रिवीजन कर सकते हैं। आई ये थिंक बहुत कोई आज क्वेश्चन प्रश्न है नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन था, तो बाद में और भी प्रश्न आएंगे, तो आज के लिए हम यहाँ विराम ले सकते हैं सब जी। नहीं नहीं, जो बोलो कांति बेसो पूछो। आपको कुछ पूछना है सर? You can't unmute yourself? Yeah. ये सब Yes. आप अभी जो ये आहार की जितने भी यूट्यूब पर है क्या इसको? जी जी बिल्कुल, जैन फाउंडेशन करके यूट्यूब चैनल है और उसमें हमारा प्लेलिस्ट है, क्योंकि उसमें मैं है सर। थोड़े मिस कर गया हूँ ओके ओके ओके। पर्सनल। जी जी जी। हाँ, रोहित सर आप पूछिए अपना प्रश्न। मथेड़ंग वंदा मिश्र जी, आपने जो डायग्राम दिखाए वो क्या हमें मिल सकते हैं? तो हम यहाँ प्रिंट आउट करके ज्यादा से अच्छी तरह से समझे उसको। जी जी रोहित सर, मैं उसका आंसर दूंगी। हमारे ट्रांसक्रिप्ट में हम वो डायग्राम डाल देंगे सर जी। सो ठीक है, द थैंक नेक्स्ट यू। टाइम, हाँ, इट विल बी अवेलेबल। थैंक यू। जी। और किसी को कोई और प्रश्न है? साहब जी, आई थिंक वी आर डन हियर, वी कैन प्रोसीड। हम विराम ले सकते हैं आज के सेशन का।
नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीपन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तम हरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतं विकालानंद सर जी धर्म ना बहुत जय जिनेन्द्र।